हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी एडवोकेट एंड आई एम हेयर टू डिस्कस द इंडियन पीनल कोड 1860। यहाँ पर मैं आप सबसे डिस्कस करूँगा फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम ओनली। वी विल डिस्कस हियर अबाउट द सेक्शंस and ingredients of the section, how to read the Bayer Act, some important landmark case law on every section. Plus, we will go through the section not deeply but for the purpose of prelims exam only. सो यहाँ पे हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो जब भी आप किसी लॉ को पढ़ना शुरू करते हैं, कोई भी लाइकवाइज आप एक्ट पढ़ रहे हैं या फिर कोड पढ़ रहे हैं, तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि सबसे पहले आप उसकी स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि इंडेक्स उसका देखिए कि वो क्या कंटेन कर रहा है, उसके कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस कि सबसे पहले अगर आप पहला पेज खोलेंगे किसी भी एक्ट या कोड का, तो सबसे पहले आप यही पाएंगे कि वो कितने चैप्टर्स कंटेन कर रहा है और कितने सेक्शंस अपने अंदर वो लेके चलता है। तो हम लोग यहाँ पर इंडियन पीनल कोड पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये 23 चैप्टर्स कंसिस्ट करता है एंड 511 सेक्शंस। तो मेन फर्स्ट ये आपका क्वेश्चन हो गया कि ये कितने चैप्टर्स हो जाएं, 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शन, ये हो गया। फिर अब हम लोग आते हैं सबसे पहला एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। तो आजकल की ये ट्रेंड देखा गया है, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या फिर एपीओ का एग्ज़ाम हो, कि वो उस पर्टिकुलर कोड या एक्ट का एक्ट नंबर पूछते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आईपीसी का हम लोग मार्क कर लेंगे एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग अपनी बेयर एक्ट खोलिए, उसको खोल के रखिए और साथ साथ में मार्क करते रहिए। और जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज होंगे सेक्शंस पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपके बेयर एक्ट में वहाँ पे स्पेस होगा तो उसमें लिख लीजिए, या फिर एक कोई रफ नोटबुक लगा लीजिए, उसमें आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 1, जो कि बात करता है इंट्रोडक्शन की। चैप्टर 1 आपका कहाँ से कहाँ तक डील करता है, सेक्शन 1 से लेकर वो सेक्शन 5 तक डील करता है। अब आते हैं हम लोग प्रीएम्बल पे। तो प्रीएम्बल में पढ़ता हूँ, वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया इट इज़ इनेक्टेड एज फॉलोज। तो प्रीएम्बल मेनली जो होता है वो ऑब्जेक्ट बताता है कि जो पर्टिकुलर चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्ट या फिर कोड, वो लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका मेनली पर्पस क्या है। लेजिस्लेचर वहाँ पे अपना इंटेंट दिखाता है कि इसको बनाया किस लिए गया है, क्या इसका मकसद है बनाने के लिए। तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो प्रीएम्बल ऑफ एन एक्ट स्टेट्स द रीज़न एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स which the legislature intended to achieve by the act. So we can say that it is the key which opens the mind of the maker of the code. तो ये यहाँ पे बताता है। तो सेक्शन 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट shall be called the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India. तो हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, टाइटल, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन। तो टाइटल यहाँ पे क्या हो गया आपका, इंडियन पीनल कोड हो गया। एक्सटेंट हो गया, कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, ये पूरी होल ऑफ द इंडिया में ये एक्सटेंड करता है। पहले ये नहीं एक्सटेंड करता था, कहाँ पे, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, बट फ्रॉम दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये अब वहाँ पे भी एक्सटेंड करता है। पहले जम्मू कश्मीर में एक पैनल कोड होता था, रणबीर पैनल कोड, वो वहाँ पे अप्लाई होता था, आईपीसी वहाँ पे नहीं अप्लाई होती थी। तो सेक्शन 1 ये हो गया। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 आपकी बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल to punishment under this code and not otherwise
for every act or omission contrary to the provision thereof which he shall be guilty within India। अब ये मेनली बात करता है कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की ये बात करता है कि जो ऑफेंसेस जो होते हैं विद इन इंडिया कमिट होते हैं, तो ये बेयर एक्ट से हम लोग पढ़ते हैं एवरी पर्सन यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि कोई भी एवरी पर्सन, आइदर वो इंडियन हो और फॉरेनर हो, बट इन द कॉन्टेक्स्ट वो इंडिया में होना चाहिए। ये विद इन इंडिया की बात कर रहा है कि इंडिया के लैंड पे होना चाहिए, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो, तो वो लाइबल रहेगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे शैल मीन इट इज़ मैंडेटरी, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, ये मतलब होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एवरी पर्सन, इसका एक एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन आप मान के चलिए, ये आपको मिल जाएगा एक्सेप्शन इसका सेक्शन 2 का एक्सेप्शन सेक्शन 5 में आपको मिल जाएगा। सेक्शन 5 भी एक्सेप्शन कहलाएगा। और एक्सेप्शन जो है आप मार्क करके लिख लीजिए यहाँ पे, आर्टिकल 361 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी इसका एक्सेप्शन है, एक ये एक्सेप्शन में आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आर्टिकल 361 क्लॉज 2 में मेनली प्रेसिडेंट, गवर्नर्स वगैरह ये लोग एग्जेम्प्ट हैं। इन लोगों की मतलब ऑडियंस नहीं होता है, ये पनिशेबल नहीं होते हैं जब ये अपना पोस्ट होल्ड करते हैं। ये आर्टिकल 361 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताता है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पे, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। अब ये थोड़ा सा अलग कर रहा है यहाँ पे। सेक्शन 2 जो हम लोग पढ़ा गया वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, और सेक्शन 3 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। अब पढ़ते हैं इसको। एनी पर्सन, हियर एनी पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन लाइबल बाय इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ सेक्शन 3 के लिए। इसका एग्जांपल लाइकवाइज कि एक इंडियन सिटीजन है who committed an offense outside India which was not an offense according to the law of that country would still be liable to be tried in India if it was an offense under the Indian laws। Likewise एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि एक इंडियन है, वो फॉरेन लैंड में है, तो वहाँ पे वो कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, कोई भी एक्ट वो कर रहा है वहाँ पे जो कि एट दैट कंट्री में वो ऑफेंस नहीं माना जाता है, बट वो लाइबल होगा, किससे होगा? इंडियन लॉ से होगा, वो लाइबल माना जाएगा क्योंकि वो चीज़ इंडिया में ऑफेंस है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइकवाइज एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी क्या कहते हैं, कोई एक सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न, 2 सिटीज़न है मान लीजिए इंडियन सिटीज़न, वो फॉरेन कंट्री में है। फॉरेन कंट्री में एक सिटीज़न दूसरे सिटीज़न के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया, वहाँ पे कोई एक्ट किया जो कि एक्चुअल में वहाँ पे ऑफेंस नहीं है, बट इंडिया में वो ऑफेंस है, तो उसको क्या किया जा सकता है? ट्राई किया जा सकता है। कहाँ पे? इंडिया में, क्योंकि वो इंडिया में एक ऑफेंस है और उसको माना जाएगा कि वो ऑफेंस इंडिया में हुआ है, भले ही वो वहाँ पे क्यों ना किया हो और वो वहाँ पे ऑफेंस ना रहा हो। सीधा सीधा सेक्शन 3 यही कहता है, ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कि इंडिया के जुरिस्डिक्शन के बाहर, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। बाय लॉ आपका ट्राइड एक्सट्रेडिशन एक्ट हो गया 1962, जिससे कि ट्रीटीज़ वगैरह बनी रहती है, लाया जाता है, जो लोग ऑफेंस करके यहाँ से चले जाते हैं उनको लाया जाता है एक्सट्रेडिशन एक्ट के तहत और फिर उसको ट्राइड किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 3 हो गया। सेक्शन 3 पे
बस इतना ही जानना था हम लोगों को कि वो माना जाएगा। अब सेक्शन 4 पे आते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। सेक्शन 3 को ये और एक्सटेंड कर रहा है, सेक्शन 4 थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर रहा है। वहाँ पे तो नॉर्मली बता दिया कि ये ऑफेंस जो है बियॉन्ड इंडिया अगर कमिट होता है तो उसको भी इंडिया में ऑफेंस माना जाएगा, भले ही वो इंडिया में क्यों ना हुआ हो, और उसको ट्राई किया जा सकता है। अब सेक्शन 4 इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा है, आइए पढ़ते हैं इसको। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एन ऑफेंस कमिटेड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अब सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में, इन एनी प्लेस। एनी प्लेस मतलब फॉरेन लैंड कह सकते हैं, या फिर अदर मान लीजिए हाई सीज कह सकते हैं, वहाँ पे वो ऑफेंस कर रहा है। फिर सेकंड आपका आता है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अब कोई एक एयरक्राफ्ट है या फिर कोई शिप वगैरह है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो शिप या फिर एयरक्राफ्ट, और उस पर कोई भी पर्सन हो, आइदर इंडियन सिटीज़न और नॉन इंडियन सिटीज़न, अगर उस पर वो ऑफेंस कमिट करता है तो भी वो लाइबल हो जाएगा बाय द इंडियन लॉज, क्योंकि वो शिप या एयरक्राफ्ट जो है वो रजिस्टर्ड है इंडिया में। फिर इसका सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब यहाँ पे भी ये थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर रहा है। साइबर जो होता है, साइबर अटैक वगैरह होता है, अदर कंट्रीज से करते हैं, तो उस कैटेगरी में एनी पर्सन हो जाएगा। वो कहीं से भी बैठ के अगर कोई ऐसा सोर्स है, कंप्यूटर सोर्स है, टारगेट कर रहा है इंडिया में, तो भी वो लाइबल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा और इसको एक्स्ट्रा वर्जन इसका है सेक्शन 3 का, और इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब हम आते हैं, इसका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 4 का। ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। ये आप इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो प्री के लिए हम लोग 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, ये मार्क कर लीजिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। 2 भी है आपका, 2 में जो है इसके सामने लिख लीजिए इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और 3 and 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो ये प्रीलिम्स में आता है। अब मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका इलस्ट्रेशन, वो हमेशा ही पुटअप होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब आ जाइए सेक्शन 5 पे। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाई दिस एक्ट, नथिंग इन दिस एक्ट शेल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आईपीसी जो है अपने आप को सेव करती है, ऐसी जगह पे सेव करती है जहाँ पे कोई एक स्पेशल या लोकल लॉ इनेक्ट हुआ है। स्पेशल इन द सेंस मान लेते हैं हम कि पॉक्सो एक्ट आपका हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, लाइकवाइज अदर कोई भी स्पेशल लॉ जो है वो इनेक्ट हुआ हो, और उसकी पनिशमेंट का प्रोविज़न उसी एक्ट के अंदर डिफाइंड है, उसी एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि ये इतनी पनिशमेंट उसकी होगी, तो वहाँ पे आईपीसी नहीं अप्लाई होगी, वहाँ पे कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है आईपीसी की। या फिर लोकल लॉ कोई हो गया, ये स्पेशल कैटेगरी में आ जाएगा, तो वहाँ पे आईपीसी अपने आप को सेव करेगी कि मैं वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी उस पर्टिकुलर जगह पे जाकर। या फिर डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स हो गया, सोल्जर्स हो गया, सेलर्स हो गया, एयरमैन हो गया, तो ये लोग मतलब अपना इन लोगों का आर्मी एक्ट हो गया, एयरक्राफ्ट एक्ट हो गया, इन सारी चीज़ों से ये लोग डील करते हैं, उसी में इन लोगों की पनिशमेंट वगैरह भी सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं। तो आईपीसी वहाँ पे नहीं अप्लाई होगी, अपने आप को सेव कर लेगी कि वहाँ पे मैं नहीं अप्लाई होंगी। तो ये हो गया सेक्शन 5 तक। तो आज के लिए फ़िलहाल यहीं तक हम लोग रोकते हैं, बाकी आगे हम लोग अपकमिंग नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, समझाया हुआ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये सेशन,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे हम लोग इसी तरह से आईपीसी के सारे सेक्शन डिस्कस करें, उन पे जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज वगैरह हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं प्रीलिम्स के लिए, क्या हमें पढ़ना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको मार्क कराऊँगा। केस लॉ जो है यहाँ पे हाईलाइटेड लैंडमार्क केस लॉ है वो यहाँ पे लिखवाऊँगा। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और इस तरह से पूरी आईपीसी हम लोग कर लेंगे। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि कोशिश यही रहेगी कि थोड़ी देर का, बहुत लंबा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट्स का एक सेशन रखें, जिसमें कि मैक्सिमम ऑफ दी क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लें। सेक्शंस जो भी हैं, जितने भी हो पाएंगे उतने हम लोग उसको कर ले जाएंगे। तो अपने दोस्तों को भी प्लीज़ लाइक करवाइएगा, सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, और ज़रा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट उस पर करिए और सजेशंस दीजिए कि हमें क्या और करना चाहिए जिससे कि और अच्छा ये सेशन हो सके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ करिएगा। और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, शुक्रिया। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।